हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2017 सेकेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले। इससे पहले मैंने 2016 फर्स्ट, 16 सेकेंड और 2017 फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया। तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मैं और भी नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। यस, तो देखो एनडीए 2017 सेकेंड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर एट हाई अल्टीट्यूड बिकॉज। वो यूँ कह रहा है कि जो हाइट पे, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जो वाटर जो बॉइल्स होता है वो लो टेम्परेचर पे क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। तो वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द एयर प्रेशर इज लेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉनकेव मिरर इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। जो कॉनकेव मिरर होता है वो गाड़ी के जो हेडलाइट्स के अंदर जो यूज होता है वो किस उस यूज होता है, बिकॉज इट क्यों होता है। तो वो क्या करता है कि जो बल्ब से जो फोकस से लाइट कॉनकेव मिरर पे आती है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके पैरेलल भेज देता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइट भेज देता है, तो सेंड पैरेलल रेज सेंड कर देता है। देखो ये इस तरह से होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, ये गाड़ी का मान लो हेडलाइट्स है, ये यहाँ पे बल्ब है, ये जो मिरर है ना ये एज ए कॉनकेव मिरर एज ए रिफ्लेक्टर यूज होता है। ये ग्लास है, ये देखो यहाँ पे इस बल्ब से जब रे इस तरह से मिरर पे आती है तो ये क्या करता है, यहाँ से मिरर, ध्यान देना, कॉनकेव मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके इस रेज को पैरेलल भेज देता है। ठीक है, तो रोड पर पैरेलल लाइट्स भेज देता है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कॉनकेव मिरर एज ए रिफ्लेक्टर यूज होता है गाड़ी के हेडलाइट्स में। ठीक है, ओके, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कैसा होता है ये, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सम ऑब्जेक्ट इज व्हेन सबमर्ज इन वाटर देन व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर। मतलब यूं कह रहा है कि if some object is when submerged in water then what will happen to its weight compared to its weight in air। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में डिप करते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का वाटर में वेट और उसी ऑब्जेक्ट का एयर में वेट, उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन करते हो तो क्या होता है। तो हम यूं कहेंगे कि जब हम एयर में वाटर का ध्यान देना, उस जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हैं तो उसका वेट और उसी ऑब्जेक्ट का एयर में वेट जो होता है ना, तो एयर में वेट से वाटर में डिप करते वक्त कम हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डिक्रीजेज, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने ये कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर जब हम आधा यानी पार्शियली या फुली अगर हम उसके अंदर इमर्ज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो फ्लूइड के अंदर हमें एक्चुअल वेट से कुछ कम दिखता है। तो एक्चुअल वेट से जो कम दिखता है, वो कम जो दिखता है ना, वो कितना कम दिखता है, तो कम जितना कम दिखेगा वो होता है कि जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है ना उस वेट के बराबर वो उसका वेट कम दिखता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसा होता है। तो फ्लूइड के अंदर जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है हमें कम दिख सकता है, ठीक है, तो उसके एक्चुअल वेट से कम दिखता है। तो ये बात आर्किमिडीज ने बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट जो है उसका वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज करेक्ट। ठीक है, तो सैटेलाइट के बारे में कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट है। तो सैटेलाइट इज कैप्ट इन ऑर्बिट बाय रिमोट कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, नहीं, ये बात सही नहीं है। सैटेलाइट इज कैप्ट इन ऑर्बिट बाय द रेट्रो रॉकेट एंड द सोलर एनर्जी कीप सिट मूविंग अराउंड द अर्थ, ये भी सही नहीं है। सैटेलाइट रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल एंड सॉलिड फ्यूल्स फॉर ऑर्बिटिंग, ये भी सही नहीं है। सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग, ये बिल्कुल सही है, उसको किसी भी जो एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग, तो यही आपका सही जवाब है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो एनर्जी के बारे में ये बोल रहा है कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डेस्ट्रॉयड, नहीं,
ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डेस्ट्रॉय, ये बात भी गलत है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का कहां यूज होता है? देखो ट्रांसफॉर्मर से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूज जो होता है, पहली बात तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे काम करता है। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, यानी हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में और लो एसी वोल्टेज को हाई एसी में कन्वर्ट करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, वो उससे क्या होता है, लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदला जाता है, तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करने में काम आता है। तो इंक्रीजिंग वोल्टेज के लिए ये यूज होता है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वोल्टेज को डिक्रीज करने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमोंग द फ्लोइंग वेव्स कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन। ठीक है, इनमें से कौन सी वेव है जो क्या मैक्सिमम एनर्जी रखती है? तो मैक्सिमम पर एनर्जी पर फोटोन किसके पास होती है? तो वो होती है एक्सरे के पास। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है वो इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ध्यान देना, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। जब हम गामा से रेडियो की तरफ आते हैं, गामा से जब रेडियो की तरफ आते हैं, तो जो इनकी एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो गामा के पास हाई एनर्जी होती है, ठीक है, और रेडियो के पास लो एनर्जी होती है। तो इसका मतलब देखो, गामा से जब रेडियो की तरफ हम आएंगे तो गामा के पास सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर एक्सरे के पास, फिर अल्ट्रा के पास, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड और सबसे कम रेडियो के पास होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए, इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है? तो यहाँ पे देखो रेडियो, लाइट वेव और माइक्रो लाइट वेव मतलब विजिबल। तो यहाँ पे देखो इसमें से सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? एक्सरे है, और एक्सरे पे ऊपर क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक्सरे के पास क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना। रेनबो जो बनता है इनमें से किस फिनोमिना से बनता है? और वो है कौन सा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि रेनबो क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 कलर। जब किसी प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट हम डालते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और यही फिनोमिना जो होता है उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही रेनबो बनता है। जब रेनबो होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, TIR भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर, प्राइमरी जो रीजन है ना रेनबो का, वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट देखिए, bats detect obstacles in their path by receiving the reflected। ठीक है, तो वो यूं कह रहा है कि बैट जो है वो डिटेक्ट करती है कि रास्ते में कोई न कोई ऑब्स्टेकल है, तो कैसे उसको पता चलता है? तो वो जब अल्ट्रासाउंड, ध्यान देना, अल्ट्रासोनिक वेव निकालती है और अल्ट्रासोनिक किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के फिर से आती है, तो बैट क्या अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट भी कर लेता है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उसको पता चलता है सामने कोई न कोई ऑब्स्टिकल है। तो रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल होगा तो उसका पता जो है वो किससे लगा लेती है? तो वो अल्ट्रासोनिक के रिफ्लेक्शन की वजह से लगाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर। तो यहां पे ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसमें ये कहा कि कोई बॉडी जो है जिसका टेम्परेचर लो है वो खुद से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। यानी ये बॉडी है, यहाँ पे इसका लो टेम्परेचर है, इधर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर से क्या, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होती है, खुद से नहीं होती है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट किसका है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेव्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ द अदर 3। यहां पे ये बोला है इनमें से कौन सी वेव है जो बाकी 3 की कैटेगरी से अलग है।
तो देखो एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये तीनों के तीनों जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बट ये जो साउंड वेव है ना, ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। और यहां पे बोला है ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग लेंस, ये बात गलत है, नॉट करेक्ट ढूंढना था, यही बात क्या करेक्ट नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन आई होती है उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम में जो लेंस होता है ना, वो डाइवर्जिंग नहीं होके कन्वर्जिंग होता है। कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें भी हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। और बोला है अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब। तो ये कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन आया था हमारे एक, कि बैट जो है वो रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है तो उसका पता कैसे लगाती है, तो वो अल्ट्रासाउंड जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसको पता चलता है। तो अल्ट्रासाउंड तो रिफ्लेक्ट होती है, तो इसने बोला कि कौन सा करेक्ट नहीं, तो कह रहा रिफ्लेक्ट कैन नॉट, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये बात गलत है और मुझे नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद an object move in a circular path with a constant speed, which one of the following statement is correct। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसके बारे में यहाँ से कौन सी बात ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी बात ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम कहेंगे कि जब कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ये Fc, और ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, ठीक है, mv² अपॉन r होता है। यहाँ पे r उस जो सर्कुलर पाथ पे चलते हैं उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसका मास है और v इसकी वेलोसिटी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लगता है mv² अपॉन r, क्योंकि सर्कुलर पाथ को मेंटेन बना के रखने के लिए कौन हेल्प करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब सेंटर की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो किधर होता है? वो भी सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा वो होगा कौन सा? तो AC इज इक्वल टू v² अपॉन r। तो यहाँ से मैंने कहा कि वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की क्या रहती है? कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व, दैट इज कर्व ऑफ लार्जर रेडियस। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या है कि जेंटल कर्व मतलब होगा इस तरह से कि रेडियस के और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो स्मॉलर है, ध्यान देना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व, ठीक है। रेडियस ध्यान देना, अगर रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? क्या होगा? कम होगा। तो रेडियस अगर सर्कुलर पाथ की ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, ये बात। और अगर ध्यान देना शार्प कर्व होगा अगर रेडियस कैसी होगी? कम होगी। तो कर्व कैसा होगा? शार्प कर्व होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग x axis is given by fx is equal to ax square minus bx, which one of the following is the potential energy of the particle। तो आपको इसमें से बोला कि इनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स जिसका मास m है उसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो पोटेंशियल एनर्जी इनमें से बतानी कितनी होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो फोर्स के टर्म्स में हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एक्स के अलोंग है तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, एफ डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी डी यू, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? डी यू इज इक्वल टू माइनस डी यू इज इक्वल टू, तो माइनस
डी यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एफ की वैल्यू, ये फोर्स दे रखा, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू रख दी। अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, माइनस डी यू, और इसका भी मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो ये माइनस बार आ जाएगा, डी यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा यू, और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, फिर माइनस बी एज इट इज, यहाँ पे एक्स बी कांस्टेंट है, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूरा एक्स के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 को इसमें डिवाइड करेंगे आपके पास 2, तो यहाँ पे रह जाएगा 2ax³ माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3bx², ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये 3bx² हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x³ है, यहाँ x² है, तो इसको थोड़ा और ढंग से लिखे, तो x² को मैं कॉमन ले लेता हूँ, x² को कॉमन ले लिया, इस 6 को भी मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, x³ में से x² कॉमन आ गया, तो 2ax माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² पूरा बार आ जाएगा इसमें से, तो 3b रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो x² अपॉन 6 2ax माइनस 3b, कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब ये माइनस साइन है तो u, ये माइनस साइन इधर भेज देंगे, तो आपका जो फाइनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी माइनस ये u इज इक्वल टू माइनस x² अपॉन 6 और 2ax माइनस 3b, ठीक है। तो ये आपका यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला लगा के आप इस तरह से आंसर, ये आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज एच इज स्टैंड फॉर, तो ये एच जो होता है इंडक्शन का वो यूनिट होती है क्या, हेनरी होती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एच यहाँ पे क्या है, हेनरी है। फिर ये बोल रहा है इन वैक्यूम अ 5 रुपी coin, a feather of sparrow bird and mango are dropped simultaneously from the same height. The time taken by them to reach the bottom is t1, t2 and t3 respectively. In this situation we will observe that, आपको ये बोला है कि यहाँ पे सेम हाइट से, ठीक है, एक ही हाइट से 1 रुपए का कोइन है, और यहाँ पे देखो अ फेदर ऑफ स्पैरो बर्ड्स, ठीक है, वो और एक मैंगो, तीनों को आपको जो है एक ही हाइट से अगर यहाँ पे क्या नीचे ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो एक ही हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है, तो इसको नीचे आने में टाइम t1 लगता है, इसको t2 और इसको t3 है। तो आपको ये बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो जब भी वैक्यूम में होगा तो एयर रेजिस्टेंस 0 होता है, तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान देना, इन सब का मास अलग अलग है, लेकिन तीनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे, तीनों सेम टाइम पे आएंगे। जब वो वैक्यूम की बात करता है तो एयर रेजिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस हम यूं कहेंगे। तो वैक्यूम में जब भी बात करते हैं तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो तीनों सेम टाइम पे ही नीचे आते हैं। तो तीनों में ग्राउंड पे आने में जो तीनों में टाइम लगेगा वो t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नॉन एज, तो ये जो लाइट का एप्लीकेशन होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग, क्या बोला, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से लाइट अर्थ पे आने में कितना टाइम लेती है। तो सन से जो लाइट अर्थ पर आती है तो उसमें जो टाइम लगता है लगभग 8 मिनट
और 19 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, अप्रोक्स इतना टाइम लगता है। तो इसके नियरली जो हमारे पास ऑप्शन है वो अबाउट 8 मिनट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी जो है ध्यान देना वो जीएम काउंटर से मेजर करते हैं। जितने भी जो रेडिएशन होता है उन सारे रेडिएशन को, जनरली सारे रेडिएशन को जीएम काउंटर से ही मेजर किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी भी एक रेडिएशन ही होता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जीएम काउंटर। नेक्स्ट है द मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, ठीक है, जो गाड़ियों के अंदर रेयर व्यू देखने के लिए जो मिरर काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। जो पीछे का व्यू हमें लार्ज व्यू जो है वो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा छोटा ही दिखाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर एज ए सिक्योरिटी मिरर भी काम में लिया जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना ये लार्ज व्यू को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा छोटा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपके काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेव इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट, ठीक है। जो करेंसी नोट में जालसाजी होती है, मतलब जो फ्रॉड करेंसी नोट होते हैं उनका पता किससे लगाया जाता है, तो कौन सी वेव का यूज करके, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज करके लगाया जाता है। तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना वो होल्स होते हैं, ठीक है। और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें माइनॉरिटी चार्ज जो होते हैं पी टाइप में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा ना उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, डी। फिर नेक्स्ट है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वॉट, ये होता है। अब देखो इसके लिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है n = 1, ठीक है। के सेल में होता है n = 1, और इसका हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम यूं कहेंगे कि इसके अंदर जो ग्राउंड स्टेज में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी 13.6, Z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कितना, 13.6, नीचे भी 1 1 और ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एनडीए 2017 सेकेंड के क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। तो और भी किसी क्वेश्चन में मान लो आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम अलग से टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, जय हिंद।